राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इस समय हम लोग खड़े हैं सूरत के डूमस बीच पे। हम लोगों ने गुजरात के सभी विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद जिस हम लोग नतीजे पर पहुंचे हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं बीच का नज़ारा। यहाँ पर लोगों का भीड़ दिखाई आपको जरूर दे रहा होगा। मौसम भी जो है वो खुशमिजाज है, लेकिन राजनीतिक मौसम जो है वो गर्मी से भरा हुआ है। तो क्या लग रहा है सर, सूरत की 16 विधानसभा सीटों पर आपका क्या अनुमान है? देखिए, जहाँ तक सूरत का सवाल है तो सूरत में ही आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी नगर निगम के चुनाव में। जैसे उसने 27 सीटें जीती, उसका मनोबल बढ़ा और कह सकते हैं कि पूरे गुजरात में यदि सबसे ज़्यादा कहीं मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो वो सूरत ही है, जहाँ से कि उसके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतारगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये ध्यान होगा कि जो इटालिया हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर के विवादास्पद टिप्पणी की थी, उसके बाद चर्चे में आ गए थे। उनके कई वीडियो वायरल हुए थे और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। तो काफ़ी माहौल जो है एग्रेसिव होकर के आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपने बात की आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल की, तो जहां से उनको टिकट दिया गया है वहां पे पटीदार समाज की संख्या भी ज़्यादा है और कहा भी जाता है कि पटीदार समाज जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहा है। इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, सूरत में पाटीदारों की संख्या काफ़ी है, 50 से 60% बताई जाती है। और कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, वो पाटीदारों की अवहेलना करने की स्थिति में नहीं है। आपने गौर किया होगा कि बीजेपी ने जब अपना मुख्यमंत्री चेंज किया तो भूपेंद्र पटेल को जो है मुख्यमंत्री बनाया था, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बनाया था। और उसी रणनीति के तहत जो कतारगाम विधानसभा सीट है, जहां से गोपाल इटालिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे बीजेपी ने भी पाटीदार को ही मैदान में उतारा है। तो यहाँ सूरत की जो 16 विधानसभा सीट है, जहाँ पे कांग्रेस जो है 2017 के विधानसभा चुनाव पे 77 और बीजेपी जो है 99 पर सिमट गई थी, लेकिन अभी क्या लग रहा है कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा कांग्रेस की कमजोरी का? देखिए, आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर थोड़ी दुविधा में है। इन्होंने फ्री बीज का लॉलीपॉप तो दे दिया है, हम आएंगे तो बिजली पानी फ्री कर देंगे, हेल्थ सुधारेंगे, एजुकेशन सुधारेंगे, छात्रों के लिए देंगे, महिलाओं के लिए ये देंगे, बहुत सारा वायदा किया है। लेकिन जब सूरत के लोगों से बातचीत होती है तो हमने ये पाया कि फ्री बीज को लेकर के बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सूरत जो है बिजनेस हब है। यहाँ से डायमंड सबसे ज़्यादा और टेक्सटाइल का कारोबार होता है। तो उन लोगों का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए और कोई घर में बिठा करके ज़्यादा दिनों तक खिलाता नहीं है फ्री में। एक तो बात ये आ रही है कि जैसा दिल्ली में हुआ वैसा माहौल शायद नहीं बन पा रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है वो ये कि आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर सशंकित है कि कांग्रेस से कम एग्रेसिव है, देर से एंट्री उसने मारी। तो क्या कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो उसको शिफ्ट हो जाएगा? यदि वो शिफ्ट हो जाएगा तब तो आप बहुत फायदे की स्थिति में रहेगी। लेकिन यदि कांग्रेस का वोट शिफ्ट नहीं होता है तो सब कुछ डिपेंड इस बात पे करेगा कि आम आदमी पार्टी अपना नया वोट बैंक कितना बना पाई, किनको अट्रैक्ट कर पाई, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं हिच है। जैसे आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्रों में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, खासतौर से साउथ गुजरात में और उसमें भी सूरत में। कांग्रेस देर से एक्टिव हुई, लेकिन उसका ग्रामीण बेल्ट में अच्छी पकड़ बताई जा रही। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो कि सबसे पहले सत्ता में रही। ये बात अलग है कि उसका सांसद जो है लास्ट 1984 में चुना गया, उसके बाद बीजेपी का ये गढ़ बन गया। बीजेपी का ऐसा ही अभेद्य किला बना है, गुजरात की 26 लोकसभा सीटें उसकी झोली में है। कांग्रेस और किसी पार्टी को एक सीट नहीं मिली। सूरत की 16 में से 15 सीटें बीजेपी को मिली। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव में सूरत ही वो था जिसमें कि रातों रात खेल हुआ था और बीजेपी ने मैनेज किया था इतना बढ़िया से कि वो 16 में से 15 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट बैंक का इक्वेशन है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि कितना आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचती है। तो क्या लगता है आपको, आपने सभी विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया, तो क्या लगता है कि कांग्रेस ये चुनाव जो है उतनी मजबूती से नहीं लड़ रही है क्या जितना कि पहले लड़ा करती थी? देखिए, ये चाहे राजनीतिक सियासी जंग हो या जो अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के बीच जंग लड़ी जाती है वो जंग हो, किसी भी जंग को जीतने के लिए मोराल का हाई होना बहुत ज़रूरी है, यानी मनोबल का हाई होना बहुत ज़रूरी है। एक इस बात पे डिपेंड करता है कि हम ये जंग जो है वो लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और एक होता है कि नहीं हम तो फॉर्मेलिटी के लिए लड़ रहे हैं।
कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। गुजरात में कितना टाइम दे रहे हैं। जितना कांग्रेस को एक्टिव होना चाहिए था गुजरात में, उतना कांग्रेस एक्टिव नहीं हुई और देर से एक्टिव हुई। अब उसका नतीजा ये है कि आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई सी दिख रही है। बना लेती है जमीन पे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी 8 और दिसंबर को। कांग्रेस पार्टी का कोई जो है बड़ा नेता जमीन पर उतरते हुए भी नजर नहीं आ रहा है गुजरात में। नहीं, राहुल गांधी आए थे और अपने हिसाब से वो बोल भी गए हैं। रोजगार पे भी उन्होंने अटैक किया था, महंगाई पे भी अटैक किया था। लेकिन कांग्रेस ने एक गलती ये की कि जो उसके नेता हैं मधुसूदन मिस्त्री, इसी गुजरात से आते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात की बात कह दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात में कैंप कर रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसी औकात की बात को उठा दिया। 2007 के चुनाव में सोनिया गांधी ने कभी मौत का सौदागर कहा था और 2007 का चुनाव जो है इसी एक लाइन पर लड़ा गया था। उसका नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी को बम्पर मेजोरिटी मिली थी। बार बार बीजेपी, चाहे मोदी जी हों या और उनके पार्टी के नेता हो, उस औकात वाली बात पे पूरे चुनाव को खींचने की कोशिश कर रहे हैं और मेधा पाटकर के इशू को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेधा पाटकर ने जो नर्मदा डैम है उस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उसमें राहत मिली और वो डैम बना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। तो बीजेपी ये इशू बना रही है कांग्रेस को डैमेज करने के लिए कि मेधा पाटकर के साथ राहुल गांधी घूम रहे हैं, जिन्होंने कि डैम नहीं बनने दिया। दूसरा इशू बना रही है कि कांग्रेस पूछ रही है कि मेरी औकात क्या है, मेरी क्या औकात हो सकती है, मैं तो सेवादार हूँ, वो लोग राजा हैं। तो ये भावनात्मक इशू पे चुनाव को खींचने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्योंकि जान रही है वो कि जब भी वो सक्सेस होगी, जब भी उसे बम्पर मेजोरिटी मिलेगी, तो उसमें इमोशनल इशू काफ़ी काम करेगा। आपने जो है एक नारे की बात की, यानी कि नारा इन द सेंस की एक टारगेट करने के एक शब्द की बात की कि मौत का सौदागर और मेरी औकात क्या है। इसी तरीके से लोकसभा के चुनाव के समय में भी एक नारा राहुल गांधी द्वारा ये दिया गया था कि चौकीदार चोर है। बीजेपी ने उसी को टारगेट किया था कि मैं भी चौकीदार हूं और इसी नारे से जो है ये पूरा चुनाव लड़ा गया था। देखिए, बीजेपी को इसमें महारत हासिल है कि कैसे जो है किसी की विरासत ली जाती है, उससे अपने को कनेक्ट किया जाता है। इसमें भी महारत हासिल है कि जो कोई गाली देता है या आप शब्द बोलता है, आपत्तिजनक बात बोलता है, उसको कैसे घुमा दिया जाए। राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है, प्रियंका गांधी ने नीच राजनीति की बात की, उसको उन्होंने क्या किया था कि बदल दिया था, अपनी जाति से जोड़ दिया था। तो है क्या राजनीति में कि जो इन नारों को, जो इन बातों को लोगों के जनमानस से कनेक्ट कर गया कि देखिए अभी भी इनमें राजा रजवाड़े का भाव है, सामंतवादी भाव है, वो बढ़त ले जाता है। तो दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उन्होंने रोजगार पे सवाल पूछा था, लेकिन औकात वाली बात पे कोई जवाब नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी इमोशनल इशू पे खेल जाएगी। आपने बात की कि इमोशनल इशू, तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से ही आते हैं। तो आपने लोगों से बातचीत किया, तो कितना प्रभाव है उन दोनों लोगों का गुजरात में? देखिए, जो लोगों से बात हो रही है एकदम सामने साफ साफ दिख रहा है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं, उन सीटों पे जिताने के लिए लगातार कैंप कर रहे हैं। एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं कर रहे हैं। अमित शाह अलग सभाएं कर रहे हैं। मोदी को ही पता है कि वो ये उनका गृह प्रदेश है। अमित शाह को भी ये पता है यहाँ का रिजल्ट जो है पूरे देश को प्रभावित करता है। वो सिर्फ गुजरात के चुनाव से नहीं, गुजरात में तो 27 साल उन्हें शासन करते हुए हो गया। एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करता है इसमें। तो वो इस बात को समझ रहे हैं। वो चिंतित जो है, वो तैयारी जो कर रहे हैं, वो 2024 के आम चुनाव के लिए कर रहे हैं और गुजरात का संदेश पूरे भारत में जाना है। लिहाजा किसी भी सूरत में वो गुजरात में जरा भी कमज़ोर होते हुए नहीं दिखना चाहते। और इस बार कहीं जो अभी तक दिख रहा है, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, 1 तारीख और 5 तारीख को मतदान होना है, कि पिछली बार से सीटें बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उसमें भी बीजेपी की बढ़ी हुई सीटें दिख रही हैं, कांग्रेस की डाउन होती हुई सी दिख रही है। आम आदमी एंट्री लेगी। तो मतलब आप ये मानते हैं कि आम आदमी एंट्री ले सकती है, लेकिन जो केजरीवाल का दावा है कि सरकार बना रहे हैं या फिर उस तरीके का जो है कंपटीशन होने वाला है, कांटे की टक्कर कही जाने वाली, उस तरीके का माहौल नहीं नजर आ रहा है। देखिए, राजनीतिक दल इस मामले में उनसे बहुत कुछ सीखने लायक है। वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो एक सीट पे जीत रहा होता है, वो भी अपने कार्यकर्ताओं का मोराल जो हाई रखने के लिए कभी नहीं कहता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन उनसे अकेले में बात कीजिए, हम और आप
अभी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ नेता थे, उनसे डिस्कस हो रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उनकी इस चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है, लेकिन जब वो भाषण देते हैं, जब वो प्रचार करते हैं, तो यही शो करते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सरकार बनाने जा रहे हैं, उनका ये दिल जान रहा है कि वो उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं, 5 से 15 सीट तक ले आने जा रहे हैं। बस इसी के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी की जो है वो चुनाव प्रचार है और रणनीति है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री हो भी जाती है तो एक बहुत बड़ा ही ये माना जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, दिल्ली से लेकर पंजाब तक हम लोगों ने क्या देखा, जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई, जो स्पेस क्रिएट हुआ उसको तुरंत आम आदमी पार्टी ने भरा। पंजाब में भी पहले उसने उपस्थिति दर्ज कराई, उसके बाद सत्ता जो है 3/4 मेजोरिटी से उसने हासिल किया या 2/3 मेजोरिटी से हासिल किया। इसी तरीके से दिल्ली में भी उसने किया। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि क्यों वो स्पेस दे रही है। कांग्रेस इस बात पर सोच ही नहीं पा रही है कि दिल्ली आपके हाथ से, जहाँ पे कि 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, जिसने कि दिल्ली को बनाया, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे स्कूल हो और चाहे अस्पताल हो, उस कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई और दूर दूर तक कांग्रेस को दिल्ली में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से पंजाब का तो बीजेपी एक बार ये मान सकती है कि पंजाब उसका कभी नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे दिल्ली में बीजेपी को भी केजरीवाल चुभ रहे हैं, लेकिन न तो कांग्रेस कुछ कर पा रही है, न बीजेपी कुछ कर पा रही है। और यदि गुजरात में एंट्री ले लिया तो तय मानिएगा अगले चुनाव में जो है बहुत कुछ करेगी। तो अगर गुजरात में एंट्री आम आदमी पार्टी ले लेती है तो इसका संदेश केंद्र की राजनीति में भी जाएगा। इसीलिए मोदी जी भी परेशान हैं और लगातार गुजरात में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और उनके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहा है रैलियां। उनकी 3 मुख्यमंत्री भी गुजरात में रैलियां लगातार कर रहे हैं। देखिए, जो योगी जी हैं उनको तो पूरे देश में घुमाया जा रहा है, पहले के चुनाव में भी घुमाया जाता रहा है, इस चुनाव में भी घुमाया जा रहा है। योगी जी हिंदुत्व के चेहरा हैं और गुजरात जो है हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। बीजेपी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ रही है। अपने सारे नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव रखते हैं कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, उन सबको उतार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यदि बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में है तो फिर वो पूरा कुनबा और सारे नेताओं, बड़े नेताओं को क्यों उतार दिया? इसकी वजह है बीजेपी कोई भी चुनाव, जो चुनाव हार रही होती है वो भी हारने के लिए नहीं लड़ती। उसे पता होता है कि हम हार रहे हैं, फिर भी वो जीतने के लिए लड़ रही होती है। और एक चुनाव जैसे ही खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। कर्नाटक चुनाव इसके बाद है। तो बीजेपी इस हिसाब से लड़ रही है कि यहाँ से, गुजरात से किसी भी सूरत में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। यदि गलत संदेश चला गया तो 2024 का जो आम चुनाव है, इसके बाद के जो विधानसभा चुनाव है वो गलत चला जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इसी प्रदेश से आते हैं। आपने कहा कि संदेश गलत चला जाएगा और कर्नाटक में मैं आप सभी को बता दूं कि 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु का भी दौरा किए हैं। वो उसी रणनीति के तहत कर रहे हैं। आप जैसे ही हिमाचल और गुजरात का चुनाव संपन्न होगा, कर्नाटक में पूरी ताकत इसी तरीके से बीजेपी झोंकेगी। और कर्नाटक को इसलिए वो हाथ से नहीं निकलने देना चाहती कि साउथ में कर्नाटक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ की वो कमल खिलाने में कामयाब रही। अदरवाइज आंध्र देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, कहीं उसकी दाल गली नहीं। तो उस कर्नाटक को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती। दूसरी बात, तेलंगाना में उसे थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिली है, तो तेलंगाना पे भी उसकी निगाहें हैं। बेशक आंध्र में न मिले, लेकिन तेलंगाना को वो टारगेट कर रही है। और तेलंगाना में जो है 2024 का जो आम चुनाव है उसके इर्द गिर्द ही चुनाव होना है। उस हिसाब से संभवतः 2023 में ही चुनाव होना है, उसके लिए वो तैयारी कर रही है। आपने हिंदुत्व की बात की और हिंदुत्व की गढ़ की बात की कि गुजरात को माना जाता है, तो हिंदुत्व ब्रांड के रूप में योगी जी उभर रहे थे, उभर रहे हैं, क्या हैं ही। तो यहाँ से आपने लोगों से भी बातचीत की, तो उनके बारे में लोगों की क्या राय है? देखिए, योगी जी का जो डिसीजन है और योगी जी का जो भगवाधारी कपड़ा है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। योगी जी मोदी जी से भी सख्त माने जाते हैं डिसीजन के मामले में। उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने फैसले किए उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। एक वर्ग ऐसा है, एक समूह ऐसा है जो योगी का फैसला उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ रही है। इसीलिए जो है उनको पूरे देश में घुमाया जा रहा है। और मोदी जी के बारे में लोगों की राय ये है कि मोदी जी निश्चित रूप से अब 2024 तक 10 साल प्रधानमंत्री रह लेंगे और अभी वो नायक वही हैं। अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि हर नेता को कोई ना कोई रिप्लेस करता है। तो योगी जी में प्रधानमंत्री वाला चेहरा लोग देखने लगे हैं इस गुजरात में, जहाँ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। वहाँ पर भी योगी जी में लोग वही चेहरा देख रहे हैं, पीएम वाला चेहरा देख रहे हैं। पीएम वाला चेहरा देख रहे हैं। और आपने बात की कि सख्त निर्णय की,
तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ की भी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो लोगों के माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये आ चुका है कि योगी जी की जो कानून व्यवस्था है उसके पक्षधर बन रहे हैं लोग। आपने एक चीज और गौर किया होगा, कल योगी जी यहाँ पे थे, बुलडोजर से भी फूल वर्षा हो रही थी और इस सूरत में भी मुझे बुलडोजर दिखाई दिए हैं। तो जो बुलडोजर वाला उनका फैसला था, वो बुलडोजर जो है पूरे देश में धीरे धीरे पहुंच चुका है। यहाँ तक कि जहाँ पे अपोजिशन की सरकारें हैं वहाँ पे भी बुलडोजर चलने लगा है। बुलडोजर जो है ना सख्त डिसीजन का प्रतीक बन गया है। चुनाव के दौरान बुलडोजर खड़े होते थे योगी के स्वागत के लिए, और अब यहाँ भी बुलडोजर दिख रहा है। तो वो एक जो प्रतीक बना है, बीजेपी जो है ना संदेश और संकेतों की राजनीति करती है और बहुत अच्छी करती है। तो उसी प्रतीक की राजनीति बीजेपी कर रही है। मैं आप सभी को बता दूं कि सर ने बुलडोजर की बात की, तो यहाँ पे भी विपक्षी दल ने ही बुलडोजर कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से है बुलडोजर वाले बाबा और बुलडोजर के नाम पे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा गया था। उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। और बाद गए जब कुछ चरणों के चुनाव जो हुए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला उसको छोड़ दीजिए, तो जो मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे वो बुलडोजर सिंबल बन गया था। जगह जगह पे योगी जी की सभाओं में बुलडोजर खड़े किए जाने लगे थे। तो वो सख्त डिसीजन का प्रतीक है। जिस तरीके से माफियाओं पे उन्होंने चोट की है, और पूर्वांचल में जो गुंडागर्दी थी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी थी या इधर भी कार्रवाई हुई है, उसका बहुत सकारात्मक संदेश गया। तो देखा आपने और जाना कि केंद्र की राजनीति में भी यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरीके का बदलाव चाह रहे हैं, और सूरत की 16 विधानसभा सीटों का क्या माहौल है। हालांकि आप जो है एंट्री कर सकती है, लेकिन लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय होने वाली है, यानी कि बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच में। तो ये तो अब दिलचस्प होगा और नतीजे बताएंगे कि नतीजा किसके पक्ष में जाता है। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप सब बने रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।